अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 25। चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका आज हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल कैलकुलेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जब आप केमिकल कैलकुलेशन पढ़ लेंगे तो आपको मोल एंड मोलर मास के जो भी कॉन्सेप्ट रह रहे होंगे वो भी कंफर्म हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर केमिकल कैलकुलेशन एंड केमिकल इक्वेशन। बेसिकली केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? केमिकल इक्वेशन हमारे पास होती है एक केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करे। केमिकल रिएक्शन से मुराद हमारे पास जहाँ भी दो सब्सटेंस आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। मसलन C+O2, इसको हम कहेंगे CO2। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन, इसके अंदर ना दो मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास रिएक्टेंट और दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट। ये दो चीज़ें कार्बन और ऑक्सीजन, इन दो को हम कहते हैं रिएक्टेंट। या फिर इधर दो की बजाय तीन चीज़ें भी आ जाए जो इस साइड पर होती है हमारे पास लेफ़्ट साइड पर, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो हमारे पास इस साइड पर निकल होती है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, हम क्यों इसको रिएक्टेंट और क्यों प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि रिएक्शन हमारे पास यहाँ से इस तरफ जा रहा है, इसलिए अगर इस तरह हो जाएगा तो फिर ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो अब आते हैं हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे। जो हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्ट कर रहे थे, इसको हमने कहा रिएक्टेंट। ये रिएक्टिंग सब्सटेंस है इसलिए ये रिएक्टेंट है। और ये प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ये इसलिए प्रोडक्ट है। अब केमिकल इक्वेशन के ना हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम लाजमी पढ़ लें, याद रख लें तो हमारे लिए बेस्ट होता है, ताकि हम जब भी एक केमिकल इक्वेशन हमें दी जाए, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दी जाए, तो हम उसे बैलेंस करना जानते हैं और हमें करना भी आता हो। पहली तो बात ये है कि आपको जो मिले हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट केमिकल इक्वेशन जो मिली है, आपने दोनों साइड पे देखना है क्या उसके जो एटम्स या मोल जो हैं वो दोनों बराबर भी हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर हमने अभी इस एग्जांपल को पढ़ा C+O2 CO2। आपने देखना यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, ये यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें ना तो कोई सब्सटेंस ख़त्म हुआ है इस साइड पे जो था और यहाँ पे ना हो, और जो यहाँ पर बना हो और यहाँ पर ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ हमारे पास यहाँ होगी वो कम्प्लीटली यहाँ पर निकलेगी। हो सकता है उसकी स्टेट चेंज हो जाए, लिक्विड में थी वो सॉलिड में चली जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास यहाँ पर अगर एक ऑक्सीजन और एक कार्बन, यहाँ जैसे हमारे पास अभी दो ऑक्सीजन और एक कार्बन है, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि CO बन जाए, बस ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए ये इक्वेशन किस चीज़ को बे करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास ये है कि ना तो मास डिस्ट्रॉय होगा और ना ही मास प्रोड्यूस होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा। जिस तरह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी ना तो आप पैदा कर सकते हैं और ना ही आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लाजमी होना चाहिए कि जितने रिएक्टेंट हम ले रहे हैं उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट निकलने चाहिए। हो सकता है कि रिएक्टेंट शुरू में जिसके साथ अपना बॉन्ड बनाया हुआ था उसके साथ वो चेंज कर ले, ऐसा भी हो सकता है। इसकी हम एक मिसाल पढ़ लेते हैं। एक सादा सी इसकी वैसे है हमारे पास AgNO3 + NaCl। ये वैसे तो रिएक्शन बहुत लॉन्ग है और अलग चीज़ के लिए होता है ये, लेकिन आपको जो बात समझानी है वो हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पर Ag इसके साथ है, लेकिन जैसे प्रोडक्ट साइड पर आते हैं हमारे पास, तब हमारे पास होता है AgCl। तो ना तो Ag दो हो गए हैं और ना ही Cl हमारे पास यहाँ पर दो हो गए हैं। जितना हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट था उतना ही हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है। फिर आगे हमारे पास क्या आ जाता है? Na और NO3। बाद बुक्स में इन दोनों को इकट्ठा लिखा हुआ है, जबकि ये इकट्ठे नहीं है। ये Na+ में रहता है और ये NO3 नेगेटिव में रहता है। इस पर हम फिर कई बात करेंगे। भी हमारा टॉपिक जो है वो है केमिकल इक्वेशन। दूसरी बात, हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो करेक्टली लिखे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास यहाँ पर C कैपिटल है और O भी कैपिटल है तो हम इस साइड पर आकर CO2 कर दें, इस तरह नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा।
जो चीज़ कैपिटल है वो कैपिटल में ही हम रखते हैं और जो छोटी है उसको हम छोटे रखते हैं अल्फ़ाबेट्स। तीसरी बात, करेक्ट मोल रेशो होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितना था 1, ऑक्सीजन कितना था 1, 1 × 1 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1, प्रोडक्ट भी। तो ये मोल रेशो सेम रहती है हमारे पास। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये आपको लाजमी बतानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप रिएक्टेंट को लिखें और यहाँ प्रोडक्ट को लिखें और यहाँ सिंपल एक लाइन लगा दें, नहीं, आपको रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो बतानी पड़ती है कि इस साइड पर रिएक्शन जा रहा है। आगे फिर हम इसकी एक मिसाल पढ़ते हैं सादा सी, जो आपके पास अक्सर आती है, जैसे H+O H2O। सबसे पहले आप इसमें क्या देखेंगे कि आप देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब हमारे पास अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ 1 H और यहाँ पर 2, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 होने चाहिए। यहाँ आप कहते हैं कि ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि ऑक्सीजन हमारे पास सिंगल फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाई जाती। तो हम यहाँ पर क्या कर देते होते हैं, या तो 1/2 आप लगा के लिख लें, यहाँ पर इस रिएक्शन को एक और तरीके से है कि आप जैसे इसको डबल कर दें, यानी कि 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन लगती है, तब जाकर 1 वाटर मॉलिक्यूल बनता है। आप इसको डबल कर दें तो ये भी डबल हो जाएगा और ये भी डबल हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जैसे 2H2 + O2, यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन हमने क्या कर दिए 4 और उसके साथ ऑक्सीजन 2, तो हमारे पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल निकले 2। अब हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 मोल हैं। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे इसको इसके साथ, अभी हम ये देख रहे हैं मोल कितने, यहाँ पर वो 2 मोल है। ऑक्सीजन कितने 1 मोल, तो 2 × 2, यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट में कितने निकले 2 मोल, तो ये हमारे पास रेशो क्या है इसकी बराबर है। डायरेक्शन हमने बताई हुई है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हमने देख लिया, फार्मूलाज जो हैं वो बिल्कुल सही भी लिखे हुए हैं। ये हमारे पास होती है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन को किस तरह से हम करते हैं, इसकी वजह से तो कोई ख़ास डिफाइन हमारे पास नहीं है, लेकिन आप फिर भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन दैट वी डू इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल कैलकुलेशन। वैसे ये आपसे कोई डिफाइन इसकी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि हर कोई आपसे ये देखेगा कि आपको केमिकल कैलकुलेशन करनी आती है कि नहीं आती। बेसिकली आपने ये देखना है कि आपका जो रिएक्टेंट है इसमें वो इक्वल हो प्रोडक्ट के साथ, जो मोल आपके रिएक्टेंट के हैं वही आपके मोल फिर प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। 2 चीज़ें आपने ये देखनी लाजमी। यहाँ पर हम एक इक्वेशन ले लेते हैं ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आए। सरदा सी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे हमने पहले जो ली है 2H2 + O2 2H2O। अब यहाँ पर हम देखा जाए तो हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है वो हैं कितने 4 ग्राम है, 2 और 2⁴, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो मोल्स हैं वो क्या हैं 2 मोल्स हैं, किसके H2 के। दूसरा हमारे पास जो ऑक्सीजन यहाँ पर है हमारे पास वो 1 है, 1 मोल ऑफ O2। और वहीं अगर हम अपने प्रोडक्ट को देखें जो हमारे पास 2H2O है, उसके हमारे पास कितने मोल्स हैं 2 मोल्स हैं। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्होंने जो रिएक्टेंट ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया है, वो अगर हमारे पास हम ये देखें कि मोल्स में तो हमें पता लग गया कितना है। अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास ग्राम में कितना इसका आंसर आता है, तो हम उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आसान सा तरीके, को इतना मुश्किल नहीं है। जैसे आपको पता है ये 2 मोल्स हैं हमारे पास, और H2O का हम मोलर मास लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या है 18। मैंने आपको शुरू में वैसे फार्मूला पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब हम यहाँ पर जो निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं मास के, हमने मास देखना है कि हमारे पास मास कितना आ रहा है पानी का, तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 थे वो हमने लिख दिए, मोलर मास हमारे पास इधर है वो 18 है,
तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 36 और इसका यूनिट होता है हमारे पास ग्राम में। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से होती है हमारे पास एक केमिकल कैलकुलेशन। लेकिन केमिकल कैलकुलेशन में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने मास निकालना है, डिपेंड करता है कि आपसे पूछने वाला पूछ क्या रहा है। आपसे वो क्या पूछ रहा है कि आप में मास निकालना है, आपने मोलर मास निकालना है, आपने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, आपने नंबर ऑफ़ एटम निकालने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो एक इक्वेशन में पूछी जा सकती हैं। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम किस तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ़ एटम किस तरह से निकालेंगे, तो इतना कोई इसमें मसला नहीं है। हमारे पास एक और फार्मूला है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जब भी आपने निकालने होंगे, आपने नंबर ऑफ़ मोल्स अपने जो उनको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर से। अब हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, और एवोगैड्रो की वैल्यू हमारे पास क्या है 6.022 मल्टीप्लाई 1023 पार्टिकल्स। जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.04 मल्टीप्लाई 1023 पार्टिकल्स। इसने तो बिल्कुल वैसे ही रहना है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई 2 6 12 और 2 टू द 4 और 2 टू द 4, एक 4 भी लिखना बहुत है आपके लिए। दूसरी बात ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अब बात करें नंबर ऑफ़ एटम्स की, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल है, जो मॉलिक्यूल्स हैं हम उनको लिखते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने नंबर ऑफ़ एटम हमारे पास होते हैं। हमारे पास अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ एटम है, जैसे ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 4, तो यहाँ पर 6 हैं। तो हम 6 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 72.24, और ये चीज़ हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ एटम। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।